नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज जो है हम जीएस प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करिए। उल्लेख कीजिए तथा आंध्र महासागर, मतलब जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं, कि जल धाराओं का जो है वो नाम बताइए। 12 अंकों का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह ये टाइम टेबल तो आपको पता ही होगा। सुबह जो है वो 9 बजे, शाम को 4 बजे प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से इस तरीके से प्रोग्राम लाए जाते हैं। और वीकली जो है वो हमारा करंट अफेयर्स होता है। तो आप लोग इस समय ज़रूर चैनल पे बने रहिए। और अभी संस्थान के द्वारा एक प्रयास किया गया है, वो इसमें मेंशन नहीं, हम बता दे रहे हैं कि एक जो है हमारा आरओ को लेकर के प्रोग्राम है, वो प्रत्येक मंडे टू फ्राइडे जो है वो शाम को 6 बजे से चीज़ें लाइव होंगी। और अभी उसमें जो है प्रभा मैम पढ़ाएंगी सामान्य हिंदी। तो आप लोग जो है, जो आरओ के बच्चे हैं हमारे, वो यहाँ से चीज़ें अपना देख सकते हैं। उनकी जो हिंदी है जो महत्वपूर्ण है, चूँकि आरओ के लिए हिंदी तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं, इसका लाभ उठाएं आप लोग। चलिए एक बार पुनः प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का जो है वो उल्लेख कीजिए तथा अटलांटिक महासागर की जल धाराओं का जो है वो नाम बताना है। तो इस प्रश्न में 2 डायमेंशंस है और वो होंगे भी, क्योंकि ये 12 अंक का प्रश्न है। तो सबसे पहले महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक क्या है ये बताना है। और फिर जो है अटलांटिक महासागर में जो जल धाराएं उत्पन्न होती हैं, आपको उनका उल्लेख करना है। तो सबसे पहले इसमें चूंकि की पॉइंट क्या है, महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराओं के बारे में ही जो है 15 से 20 शब्दों 25 शब्दों में बता दीजिए, यही आपका जो है वो भूमिका हो गया। तो महासागरीय धाराएं महासागर के जल की निरंतर और निश्चित दिशा में बहने वाली विशाल जल राशि हैं, जो नदी की तरह होती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं, गर्म धारा एवं ठंडी धारा। यहाँ आप बता रहे हैं कि भाई महासागरीय धाराएं क्या हैं और इनके प्रकार क्या हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। और आप लोगों ने प्रीलिम्स में तो खूब पढ़ा होगा कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, और ये आरओ में भी खूब पूछता है। तो ये तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अब जहाँ तक इनके उत्पत्ति का कारण है, तो उसमें सबसे पहला जो है सूर्यातप के वितरण की जो है असमानता, मतलब सूर्य के जो टेम्परेचर की जो वितरण है पृथ्वी पर, वो असमान होता है। कहीं कहीं ज़्यादा सूर्यातप मिलता है, सूर्य का ताप मिलता है, और कहीं कहीं चीज़ें कम मिलता है। भाई अगर आप पृथ्वी ऐसे सोच रहे होंगे, ये पृथ्वी है तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो और ये इक्वेटर है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ तो वर्ष भर जो है सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, तो यहाँ जो है ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। ध्रुवों पर यहाँ नहीं पड़ता है या बहुत कम पड़ता है, तो यहाँ जो है चीज़ें नहीं होती, उस तरीके का जो है वो सूर्यातप यहाँ नहीं होता। तो वही आप बता रहे हैं कि इसके कारण भी जो है वो जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। जैसे भूमंडल पर सूर्यातप के विपरीत सूर्यातप के वितरण में असमानता के कारण अधिकांश जल धाराओं की जो है वो उत्पत्ति होती है। जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य का लगभग लंबवत चमकने के कारण अधिकतम सूर्यातप जो है वो प्राप्त होता है। वही जो मैंने बताया कि जो विषुवत वृत्त है, वहाँ चूंकि वर्ष भर वहाँ सूर्य लगभग लंबवत ही रहते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ तापमान अधिक होने से जल का घनत्व कम हो जाता है। भाई अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो घनत्व कम होगा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये नियम। और विषुवत रेखीय जलधाराएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो सूर्यातप के कारण जो विषुवत रेखीय जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है, यही जो सूर्य का टेम्परेचर है। तो एक पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया। फिर दूसरा क्या है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति।
देखिए परिभ्रमण और परिक्रमण दो चीजें होती हैं। तो ये परिभ्रमण गति की बात आप कर रहे हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। महासागरों का तरल जल जो होता है ठोस जो पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता, मतलब जिस गति से जो है पृथ्वी रोटेट करती है तो वो सागर का जो जल होता है उस गति से उसके साथ बना नहीं रह पाता, और ऐसी स्थिति में जो जल होता है वो पीछे छूट जाता है। इससे जल में विपरीत गति उत्पन्न हो जाती है। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है भूमध्य रेखीय जलधारा। भूमध्य रेखीय जो जलधाराएं जो उत्पन्न होती हैं उसके पीछे जो है बहुत से हालांकि कारण होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण होता है पृथ्वी के परिक्रमण गति की चीजों का होना, और वही आप उदाहरण देकर के बता रहे हैं। और देखिए आपको भी अपने परीक्षा में इसी तरीके से स्मार्ट वर्क करना है कि जब भी आप कोई चीज बताएं तो उसके पीछे का आप उदाहरण भी दें। जैसे यहाँ आपने भूमध्य रेखीय जलधारा की बात करी, फिर अगर वायुदाब की बात करें तो जहां वायुदाब अधिक होता है वहां जो जल का तल है वो नीचे रहता है, जबकि कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में जल का जो तल है वो ऊंचा रहता है। इससे ऊंचा जो जल के तल से निचले जल के तल की ओर धाराएं जो हैं वो चलने लगती हैं, और इसके कारण भी जो है वो क्या होता है कि जल धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, वायुदाब के कारण जो जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो तीसरा आपने वायुदाब को बताया, और चौथा जो है इनकी उत्पत्ति के कारणों में पवन की भी भूमिका होती है। और पवन की भूमिका कैसे होती है कि सागरों के ऊपर चलने वाली पवन अपने साथ जल को बहा कर ले जाती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर जल तो आप देखते होंगे कि जब हवा आप ऐसे कहीं कभी नदी के पास बैठे रहें और जिस दिशा में जल मतलब वायु चल रहा है तो उस दिशा में आप देखेंगे तो जल की गति भी थोड़ा तेज होगी, और उस दिशा में फिर जो है वो जो नाव चलाना भी आसान होगा। तो वही चीज़ें हैं कि ऐसी स्थिति में जो है पवन जो है जल को बहा कर ले जाता है, और विश्व की अधिकांश जलधाराएं स्थानीय पवनों का जो है वो अनुसरण करती है। मतलब आप सभी जान रहे होंगे कि जो पवनें होती हैं वो कुछ तो मतलब यूनिवर्सल होती हैं और कुछ तो स्थानीय होती हैं। तो जो स्थानीय पवनें होती हैं वो जो वहाँ का जो जल क्षेत्र है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है आप इसका जो है उदाहरण दे सकते हैं पवनों को लेकर के। इसकी उत्पत्ति में जो है वो वहाँ की जो स्थानीय पवन है उसकी बड़ी भूमिका होती है। आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन ये महत्वपूर्ण सूचना हमारे मेंस प्रोग्राम को लेकर के है, और इसमें हमारे दो बैच चल रहे हैं। एक तो शून्य से शिखर बैच है और दूसरा अबकिर बार मेंस पार। देखिए अबकिर बार मेंस पार ये उन बच्चों के लिए है कि जो इस बार मुख्य परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं जो जून में है। और यहाँ मेरा प्रयास ये रहेगा, हमारे संस्थान का ये प्रयास रहेगा कि 15 जून तक जो है आपके प्रत्येक टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करा दिए जाए। साथ ही साथ न केवल प्रश्न कराए जाएं बल्कि उसका मॉडल आंसर भी आपको दिया जाए, और जब आप परीक्षा में जाएं तो उस समय संस्थान के द्वारा करीब 500 प्रश्नों का ऐसा सेट आपको दिया जाए कि यदि आप उसको भी करके बेहतर तरीके से चले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं अपने मुख्य परीक्षा में। जो दूसरा बैच है हमारा शून्य से शिखर बैच, देखिए प्रक्रिया यहाँ भी वही अपनाई जाती है। फर्क ये है कि चूंकि ये वर्ष भर चलता है और इसमें क्या है कि इसकी गति थोड़ा सा स्लो होती है। अगर यहाँ एक दिन में आपको 8 प्रश्न दिए जाते हैं तो यहाँ क्या है आपको एक दिन में 2 या 4 प्रश्न होंगे। और देखिए ये प्रश्न ऐसा नहीं है यदि आपकी क्षमता ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर हम और ज़्यादा आंसर राइटिंग करना चाहेंगे, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जितने भी पेपर से जिस पेपर से कहेंगे उस पेपर से आपको प्रश्न दिया जाएगा, आप उसको लिख करके दिखाइए। लेकिन चूंकि 4 प्रश्न बहुत होता है, अगर साल भर आप डेली 4 प्रश्न लिख रहे हैं तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के पहले पहले हो जाएगा। और यदि साल भर आप लगे रहेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में मुख्य परीक्षा में रहेंगे। तो ये दोनों बैच बहुत लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जो प्रयास होता है कि डेली जो है जो आपका
प्रत्येक टॉपिक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करा दिया जाए। डेली आपका जो है वो कॉपी का मूल्यांकन हो जो आप पीडीएफ बना के भेजेंगे, साथ ही साथ इसमें जो है फिर मॉडल आंसर भी दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप जो है आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसको हम 4 दिन के बाद चेक करें, नहीं, डेली चेक होगा और डेली जो है उसका आपको उसका मॉडल उत्तर भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका आप लोग लाभ उठाएं। फिर अगला है वाष्पीकरण एवं वर्षा। जिन सागरों में वाष्पीकरण अधिक होता है उनका तल नीचे रहता है, जबकि अधिक वर्षा वाले सागर का तल जो है वो अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर जल वाष्पित होकर के ऊपर जाएगा तो वहाँ का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा नीचे तो रहेगा ही रहेगा, और जहाँ जो है इस तरीके की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो वहाँ जल का जो तल है वो ऊंचाई पे रहेगा, मतलब जहाँ भारी वर्षा हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। अतः इस ओर भी जो है वो धाराएं चलने लगती हैं। और इसी प्रकार अगर ध्रुवों की आप बात करेंगे तो ध्रुवीय भागों में जो है वो वाष्पीकरण बहुत कम होता है। भाई जो ध्रुव होते हैं ये वाले क्षेत्र, तो यहाँ सूर्य का जो है वो प्रकाश पहुँच ही नहीं पाएगा, और पहुँचेगा भी तो तिरछा पहुँचेगा, मतलब विषुवत रेखा की तरह लंबवत तो ऐसे नहीं पहुँचेगा। और जब यहाँ पहुँचेगा नहीं तो यहाँ का जो बर्फ है वो उस तरीके से जो है गर्म नहीं होगा, या यहाँ से वाष्पीकरण की चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरीके से यहाँ पहुँचेगा ही नहीं, और ये जब पहुँचेगा तो यहाँ का जो जल है वो मेल्ट होना शुरू होगा। जब मेल्ट होगा और वाष्पीकरण नहीं होगा तो ये जो जल है एक फोर्स के तहत जो है वो नीचे की तरफ आएगा। और आप इसलिए देखते होंगे कि जो है भूमध्य सारी विषुवत नहीं वो ध्रुवों से लेकर के विषुवत वृत्त की ओर जो है वो जल धाराएं जो चलने लगती हैं, उसका यही कारण है। इसलिए ध्रुवीय भागों में जल धाराएं जो है वो चलने लगती हैं। और किस ओर चलने लगती हैं? विषुवत वृत्त की ओर चलने लगती है, विषुवत रेखा की तरफ, मतलब यहाँ से ऐसे चलने लगती हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो जल धाराएं आ रही हैं ये गर्म होंगी कि ठंडी होंगी, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग बताइएगा। फिर घनत्व प्रवणता की बात की जाए तो जिन सागरों में लवणता कम होती है उनका घनत्व जो है वो कम होगा, और जहाँ लवणता अधिक होगी वहाँ घनत्व भी जो है वो अधिक होगा। ऐसी स्थिति में जल स्तर जो है वो नीचे चला जाता है, परिणामतः कम लवणता वाले क्षेत्रों से भी जो है जल का प्रभाव अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर होने लगता है, और इससे भी जो है वो जल राशियों का निर्माण हो जाता है। तो ये सब जो है ये सम्मिलित कारण है जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण। अब प्रश्न के आपके दूसरा जो भाग है उसमें ये कहा गया था ना कि आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख जल धाराएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी बताना है। तो इसमें कुछ तो ऐसा था नहीं कि आपको थ्योरी कुछ समझाना हो, इसमें तो रटना ही था, और वही जो आप लोगों ने पीटी में चीज़ों को देखा था वही आपको यहाँ लिख देना है। लेकिन ये भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको चीज़ें याद हों। तो अगर देखिए, चूंकि ये जो जल राशियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो ठंडी होती हैं, एक तो गर्म, दूसरी गर्म होती हैं। तो अगर गर्म धाराओं की बात करी जाए तो उत्तरी जो विषुवत रेखीय धाराएं हैं आप इनको बताइए, फिर दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराएं, तो ये दो धाराएं जो है वो गर्म है, उत्तरी और दक्षिणी। फिर अगला जो है वो फ्लोरिडा की धारा, ये भी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, और कैसी धारा है? तो गर्म जल धारा है। फिर अगली जो है वो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम भी जो है वो अटलांटिक महासागर से ही संबंधित है और ये भी गर्म है। इसी तरीके से उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और ब्राजील की धारा, ये सब कौन सी धाराएं हैं? ये सब गर्म जल धाराएं हैं। और अगर ठंडी धाराओं की बात की जाए तो लेब्राडोर की धारा है, कनारी की धारा है, फॉकलैंड की धारा है, बेंगुला की धारा है और दक्षिण अटलांटिक धारा है। तो ये जो है ये सब ठंडी धाराएं हैं, और इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इसकी भूमिका मुख्य परीक्षा में तो कम, क्योंकि जनरली ये क्यों पूछ लिया था, ये 2018 का आया हुआ प्रश्न है। तो पीछे तो जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण तो वो अच्छा प्रश्न है, वो जो पार्ट है वो तो उसकी महत्ता लग रही है कि भाई बच्चों को से ये जानना चाह रहा है कि ये धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं।
लेकिन ये तो विशुद्ध रूप से प्रीलिम्स के फैक्ट की चीज़ें हैं, लेकिन आयोग है उसने एक पार्ट में इसको पूछा है तो आपको बताना ही है। जनरली ये प्रीलिम्स की चीज़ें हैं, तो कभी कभी आपके प्रीलिम्स की जानकारी का बहुत शानदार तरीके का उपयोग मुख्य परीक्षा में होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए, आज के जो प्रश्न का उत्तर था वो यहीं तक था, और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको भूमिका लिखनी है, बल्कि कैसे बीच का पार्ट लिखना है उसके बारे में भी मैंने बताया है, और एकदम टू द पॉइंट बने रहते हुए। देखिए, पीछे मैंने जितने भी कारण बताए, अगर आपको एक आध कारण आपका छूट भी जा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये प्रयास ही रहता है कि हम आपको यहाँ अतिरिक्त दें। अतिरिक्त देने का उद्देश्य यही है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि आप इतने प्रेशर में होते हैं, वहाँ अगर एक आध पॉइंट आपका छूट भी जा रहा है तो आपके लिखने के लिए फैक्ट की या तथ्य की या पॉइंट की जो है वो कमी ना पड़े, इसलिए थोड़ा यहाँ हम ज़्यादा देते हैं। ये कुछ लिंक्स हैं, इन्हें आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये सारे जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये टेलीग्राम है हमारा समृद्धि IAS का, ये यूट्यूब चैनल है, और ये हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो सभी से जुड़े, क्योंकि यहाँ जो है आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ जो हैं पड़ी हुई हैं। और हमसे बात करने के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।